हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बैंकिंग एंड रेमिटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की जो चर्चा का विषय है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट से संबंधित जो प्रश्न है उनके आंसर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये जो क्लास है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स यानी कि IPPB से संबंधित ये क्लास है। और ये जो टॉपिक है वो PA के एग्जाम में, MTS के एग्जाम में, पोस्टमैन और मेलगार्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और टॉपिक का जो नाम है वो है बैंकिंग एंड रेमिटेंस, जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आता है। बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, व्हाट बेनिफिट्स विल आई रिसीव फ्रॉम माई रेगुलर सेविंग अकाउंट। रेगुलर सेविंग अकाउंट पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं अगर कोई व्यक्ति खाता खुलवाता है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट्स पर वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, यानी कि एक ऐसा डेबिट कार्ड जिसे हम लोग हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन वो डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। सिंपली वो जो डेबिट कार्ड है वो मोबाइल में ही रहता है, इसलिए उसे वर्चुअल डेबिट कार्ड की तरह माना जाता है और या उसे वर्चुअल डेबिट कार्ड बोला जाता है। ये जो डेबिट कार्ड है वो सामान्य जो हमारे पास ATMs होते हैं या जो डेबिट कार्ड्स होते हैं उनके जैसा नहीं होता है, यानी कि उसे हम लोग फिजिकली हैंड में रिसीव करते हैं। लेकिन रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के जो डेबिट कार्ड है वो वर्चुअल होते हैं, यानी कि उन्हें हम देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड की सुविधा होती है रेगुलर सेविंग अकाउंट पर, और इसके साथ साथ QR कार्ड की सुविधा होती है। QR कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें हम लोग जो QR कोड होता है, उस QR कोड को हम लोग मैनुअली रूप में यानी कि फिजिकल रूप में अपने हाथ में ले सके, इसलिए QR कार्ड बनाया जाता है। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड, QR कार्ड, फोन बैंकिंग, SMS बैंकिंग और जो स्टेटमेंट्स होते हैं ईमेल पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वार्टरली बेस पर दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ SMS अलर्ट्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा पेमेंट्स को पे करने की यानी कि जो बिल पेमेंट्स हैं उनको करने की सुविधा मिलती है। डोर बैंकिंग सर्विसेज मिलती हैं और जो मनी ट्रांसफ़र की जो सर्विसेज हैं जैसे कि IMPS या नेफ्ट वगैरह जो भी है, RTGS, ये जो सारी सुविधाएं वो रेगुलर सेविंग अकाउंट पर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हु इज एलिजिबल टू ओपन अ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। रेगुलर सेविंग अकाउंट को कौन ओपन करवा सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट को कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 10 साल से ज़्यादा है, 10+ का अगर कोई भी व्यक्ति है वो इसको खुलवा सकता है। और उसको खुलवाने के लिए, अकाउंट को खुलवाने के लिए उनको KYC के डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कैन आई हैव मोर देन वन रेगुलर सेविंग अकाउंट। ये पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के पास एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो क्या वो एक से ज्यादा रेगुलर सेविंग अकाउंट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो एक से ज्यादा रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने की जो फैसिलिटी है वो अभी के लिए उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति के पास में एक रेगुलर सेविंग अकाउंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कैन आई ओपन अ जॉइंट रेगुलर सेविंग अकाउंट। क्या कोई भी व्यक्ति रेगुलर सेविंग अकाउंट को किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर के जॉइंट रूप में खुलवा सकते हैं क्या। तो ऐसी भी सुविधा रेगुलर सेविंग अकाउंट्स पर नहीं है, यानी कि रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के जो खाते खोले जाते हैं इस स्कीम के तहत वो जॉइंट रूप से नहीं खोले जा सकते हैं। सिंगल व्यक्ति ही इसको खुलवा सकता है। कोई 2 व्यक्ति या कोई 2 से 3 व्यक्ति मिलकर के इस खाते को जॉइंट रूप में नहीं खुलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ रेगुलर सेविंग अकाउंट ऑफ DBT बेनिफिशियरीज एट काउंटर्स एंड डोर स्टॉप थ्रू डोर स्टेप बैंकिंग। बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाना है, DBT बेनिफिशियरीज का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स जो होती हैं, जैसे कि PM ने अगर किसी योजना के तहत किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डालने हैं या पेंशन वगैरह जो भी डालनी है तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इन स्कीम्स के जो पैसे हैं वो उस खाते में जा सकते हैं। इसलिए ये पूछा गया है कि DBT बेनिफिशियरीज के साथ में अगर कोई व्यक्ति काउंटर पर या डोर स्टॉप पर डोर बैंकिंग
सुविधा के तहत खाते खुलवाना चाहता है रेगुलर सेविंग अकाउंट, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के जो स्कीम्स के जो खाते हैं, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट्स बोला जाता है, इस स्कीम के तहत अगर किसी को खाते खुलवाने हैं तो सिंपली उनको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड देना होता है। जिन लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं होता है वो फॉर्म 60 दे करके कुछ महीने यानी कि लगभग 6 माह तक का जो समय है वो उसमें छूट मिल सकती है और इसके बाद में आप लोगों को पैन कार्ड है वो उपलब्ध करवाना होता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जिनके पास में पैन कार्ड नहीं है वो फॉर्म नंबर 60 को भर करके बायोमेट्रिक वैलिडेशन करवा करके, यानी कि जो फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन है ओटीपी के माध्यम से करवा के कोई भी व्यक्ति अपना RSA रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल एट काउंटर्स एंड एट डोर स्टेप थ्रू डोर स्टेप बैंकिंग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने हो काउंटर पर या डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू करने हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, सिंपली ये पूछा गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मतलब है कि डिपॉजिट और विड्रॉल करने हैं, जमा और निकासी करनी है। नॉन फाइनेंशियल से मतलब है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को स्टेटमेंट निकालना हो या अपना बैलेंस चेक करना हो, खाते में कितने पैसे ये चेक करना हो, इन सारे ट्रांजैक्शंस को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने हैं, चाहे वो काउंटर पर करने हो चाहे डोर स्टेप पर करने हैं, इसके लिए सिंपल प्रोसेस ये है कि उस व्यक्ति को या उस कस्टमर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेके आना होता है और एक वैलिड OVD लाना होता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लाना होता है, जिसको दिखाने के बाद में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन काउंटर पर हो चाहे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज पर हो, और सिंपली OTP के माध्यम से ये ट्रांजैक्शंस हैं वो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया व्हाट आर OVDs, यानी कि OVDs क्या है। तो OVD की फुल फॉर्म है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो कि UIDAI के द्वारा इशू किया जाता है, नरेगा कार्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, यानी कि जॉब कार्ड के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, इन OVD डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो चाहे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, उनको जा करके करवा सकते हैं। चाहे वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे करवाएं, IBV के काउंटर से सुविधाएं लें, या डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू ये सुविधाएं वो यूज करें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि इज द नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर रेगुलर सेविंग अकाउंट्स। क्या रेगुलर सेविंग अकाउंट्स पर जो नॉमिनेशन की जो सुविधा है वो उपलब्ध होती है क्या? तो यस, इसका आंसर है यस, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है रेगुलर सेविंग अकाउंट पर। कोई भी व्यक्ति अपना खाते खुलवाने के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम नॉमिनेशन के रूप में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन दिस अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो कम से कम उनको कितने पैसे से ये जो खाता है वो खुलवाना होगा। तो इस खाते को मिनिमम 0 रुपए से खोला जा सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसको 0 रुपए से खुलवाना चाहता है, कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करवाना चाहता है अकाउंट ओपनिंग के समय पर, तो वो लोग इस खाते को खुलवा सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर कोई जमा करवाना चाहता है तो उसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं है, कोई ऐसे बाउंडेशंस नहीं है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट की जो सीमा है, यानी कि इस अकाउंट में कम से कम पैसे जमा कराने की जो सीमा है वो बिल्कुल नहीं रखी गई है। इसमें शून्य बैलेंस से भी इस खाते को खुलवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि डू आई नीड टू हैव अ मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन आवर रेगुलर सेविंग अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति ने रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवा लिया है और वो इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो क्या उनको इस अकाउंट में किसी तरह का कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत है क्या, यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उनको किसी भी प्रकार का मिनिमम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो उन पर मंथली
मंथली जो मिनिमम बैलेंस है वो रखने की आवश्यकता है, ना ही जो ईयरली मिनिमम बैलेंस है वो रखने की आवश्यकता है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा अगर नहीं है तो भी ये जो खाता है वो लाइव रहेगा, यानी कि ये जो खाता है वो ऑन रहेगा, चालू रहेगा, ये खाता बंद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि हाउ मेनी कैश विड्रॉल्स कैन आई अवेल माई सेल्फ ऑफ इन अ मंथ। अगर किसी व्यक्ति के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स हैं तो ये सिंपली पूछा गया है कि उस अकाउंट से एक महीने में मिनिमम कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। अगर किसी के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है तो वो कितने भी अमाउंट के विड्रॉल कर सकते हैं, कितना भी पैसा उस खाते से एक महीने के अंदर निकाल सकते हैं और कितना भी पैसा वो इस खाते में जमा कर सकते हैं और कितनी भी बार विड्रॉल के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितनी भी बार वो डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि हाउ मेनी डिपॉजिट्स कैन आई मेक इन अ मंथ। एक महीने में मैं कितना पैसा जमा कर सकता हूं, इसकी क्या कोई सीमा है? तो इसके लिए भी कोई पैसे की जो लिमिट है वो नहीं रखी गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकता है किसी भी मंथ में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि व्हाट आर द चार्जेस फॉर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। अगर किसी व्यक्ति के पास में RSA अकाउंट्स है, रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है, और वो डोर स्टेप सर्विसेज यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं तो उनसे क्या कोई चार्ज लगाया जाता है? तो उनसे नॉमिनल चार्ज यानी कि 20 रुपए का नाम मात्र का शुल्क है वो लिया जाता है डोर स्टेप बैंकिंग के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि इज देयर अ मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। क्या इस अकाउंट में अधिकतम जमा राशि रखने की कोई सीमा है क्या? तो इसके लिए आंसर है कि RBI की गाइडलाइंस के अनुसार RSA अकाउंट में, रेगुलर सेविंग अकाउंट में कोई व्यक्ति डे के एंड में 2 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस नहीं रख सकता है। तो इसकी जो सीमा है वो है 2 लाख रुपए एंड ऑफ द डे में। एंड ऑफ द डे का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए के जमा और निकासी भले ही वो 8 बार करे, यानी कि 4 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है। यानी कि 50,000 रुपए किसी अकाउंट में जमा किए एक बार, दूसरे बार वो 50,000 रुपए का विड्रॉल किया, तीसरी बार फिर से 50,000 जमा किए, चौथी बार में उनको निकाल लिया, 5वीं बार में फिर जमा किए, 6ठी बार में उनको निकाल लिया, 7वीं बार में जमा किया, 8वीं बार में निकाल लिया। यानी कि जो टोटल ट्रांजैक्शन हैं वो 2 लाख जमा के हो गए, 2 लाख विड्रॉल के हो गए, यानी कि टोटल 4 लाख का ट्रांजैक्शन हो सकता है। लेकिन वहीं दिन के एंड होने तक कोई भी व्यक्ति उस खाते में 2 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस रख नहीं सकता है। ट्रांजैक्शन कितने भी अमाउंट के कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में पूछा गया है व्हाट हैपेंस इफ आई एक्सीड द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति ने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया है, जो कि मैक्सिमम बैलेंस लिमिट रखने की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया है, तो क्या होगा? सिंपली ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है कि कोई व्यक्ति अगर जिसके पास में 2 लाख रुपए से ज्यादा उसका मन है कि किसी एंड ऑफ द डे में बैलेंस रखना है, तो क्या वो रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका एक तरीका है और वो ये तरीका है कि IPPB के अकाउंट DOP के साथ में मिलकर के लिंक होते हैं। यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो अकाउंट्स हैं वो DOP के अकाउंट से लिंक होते हैं। और सिंपली बात करें, जो IPPB के जो अकाउंट्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के RSA अकाउंट में, रेगुलर सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए से अगर कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली POSA अगर किसी का लिंक है तो वो उस खाते में जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में POSA अकाउंट ही नहीं है तो उस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा। किस तरीके से बात कर रहे हैं? तो RSA अकाउंट को किसी व्यक्ति ने POSA से लिंक कर रखा है। इस केस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खाते में 1,50,000 रुपए जमा है, 1,50,000
50,000 रुपए जमा है किसी व्यक्ति के RSA अकाउंट में और उसका जो खाता है वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से लिंक है, तो वहीं 1,50,000 के अकाउंट राशि में अगर कोई व्यक्ति 80,000 रुपए जमा करना चाहता है तो वो जमा हो सकते हैं और इस खाते का जो बैलेंस है रेगुलर सेविंग अकाउंट का वो हो जाएगा 2 लाख रुपए और जो 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो ऑटोमेटिक रूप से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें कोई भी अन्य तरीके से ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही अगर किसी व्यक्ति का RSA अकाउंट किसी के पोस्ट ऑफिस अकाउंट से POSA अकाउंट से लिंक नहीं है, उस केस में अगर उनके पास में 1,50,000 रुपए जमा है, 80,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उनका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा। वो मैक्सिमम जो 80,000 का ट्रांजैक्शन है वो ना कर करके मैक्सिमम 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि 2 लाख रुपए की लिमिट तक पहुंचाएगा इस अकाउंट की राशि को। इससे ज्यादा का कोई भी पैसा इस RSA अकाउंट में जमा नहीं होगा और अगर कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है तो वो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में पूछा गया कि POSA क्या है, तो POSA है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की फुल फॉर्म है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स को POSA के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि व्हाट इफ आई डोंट हैव अ POSA, अगर किसी व्यक्ति के पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ही नहीं है तो क्या वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 2 लाख से ज़्यादा के कर सकती हैं, इस बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट्स नहीं है, तो वो लोग डे के एंड में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का जो बैलेंस है वो नहीं रख सकते हैं। इससे ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उनके कैंसिल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में पूछा गया है कि व्हाट आई गेट विल आई गेट अ डेबिट कार्ड विद माई अकाउंट। प्रश्न ये पूछा गया है कि जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है क्या उनको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है क्या। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट्स जिनके पास में है उनके लिए डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, इसका आंसर है यस। लेकिन इनको वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड का मतलब है कि ऐसा डेबिट कार्ड जिसे हम लोग हाथ में नहीं ले सकते हैं, जिसे हम लोग फिजिकल रूप में रिसीव नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो RSA अकाउंट के लिए रेगुलर सेविंग अकाउंट जिनके पास में है उनको डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है वो भी रुपए वाला मिलता है। और इसे कैसे ले सकते हैं, तो इसको जनरेट करने के लिए सिंपली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जाकर के हम लोग इसे इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि व्हाट इज द QR कार्ड ऑफर्ड बाय IPPB। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा QR कार्ड जारी किए जाते हैं और ये क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है उनको QR कार्ड दिया जाता है और QR कार्ड बेसिकली एक डिजिटल फॉर्म है QR कोड की, यानी कि जो बार कोड्स होते हैं, QR कार्ड्स होते हैं, उनको फिजिकल रूप में कैसे ले सकते हैं, तो उनको फिजिकली हम लोग QR कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कैन आई यूज द IPPB QR कार्ड इन ATM। क्या IPPB के QR कार्ड्स को हम लोग ATM में यूज कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है नहीं। QR कार्ड्स को हम लोग ATM में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग बार कोड की तरह स्कैन करने में और पेमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और IPPB के जो ATMs हैं, डेबिट कार्ड्स हैं जिसे हम लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड बोलते हैं, उनको भी हम लोग ATM में जाकर के यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में पूछा गया कि व्हाट इफ आई लूज माई QR कार्ड। अगर किसी व्यक्ति का QR कार्ड खो जाता है तो उस संबंध में क्या करना है। सिंपली अगर किसी का QR कार्ड खो जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय रिस्क, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके पैसे को निकाल नहीं सकता है, इससे कोई भी फाइनेंशियल लॉस या रिस्क आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है या खो जाता है तो सिंपली आप लोग टोल फ्री नंबर 155-299 या जो आपके पास में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो ऑफिस है वहां पर जा सकते हैं और आप लोग QR कार्ड को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन 22 में पूछा गया है कि हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द रेगुलर सेविंग अकाउंट्स। जिन लोगों का रेगुलर सेविंग अकाउंट में पैसा होता है उनकी जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो किस तरीके से उनके अमाउंट पर जोड़ी जाती है। तो किसी भी व्यक्ति के जो अमाउंट है उस पर रेगुलर सेविंग अकाउंट देता है आपको इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है ईओडी। एंड ऑफ द डे में आपका इंटरेस्ट है वो जो भी आपका बैलेंस है उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और उस इंटरेस्ट को क्वार्टरली बेस पर उसका भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि कैन आई रिक्वेस्ट फॉर अ चेक बुक। जिनके पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है क्या उन लोगों के लिए चेक बुक जारी की जाती है। तो उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी चेक बुक जारी नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि कैन आई रिक्वेस्ट अ डिमांड ड्राफ्ट। जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं ले सकते हैं, या उसकी जो फैसिलिटी है डिमांड ड्राफ्ट की वो अभी के लिए रेगुलर सेविंग अकाउंट्स पर उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि डू आई नीड टू सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स टू ओपन अ रेगुलर सेविंग अकाउंट्स। क्या रेगुलर सेविंग अकाउंट्स को कोई व्यक्ति फिजिकली जाके ही खुलवा सकता है क्या, या उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ओवीडीज कहते हैं क्या उनको सबमिट करवाना होता है फिजिकली। तो इस अकाउंट को दो तरीके से खुलवाया जा सकता है, एक ई-केवाईसी के थ्रू, दूसरा है नॉन ई-केवाईसी के थ्रू। यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर ई-केवाईसी जैसे बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन ई-केवाईसी। जो लोग नॉन ई-केवाईसी के रूप में अकाउंट्स को खुलवाते हैं उन लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आइडेंटिटी और एड्रेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट कराने होते हैं। क्वेश्चन 26 में पूछा गया कैन आई ओपन नॉन ई-केवाईसी रेगुलर सेविंग अकाउंट्स थ्रू डोर स्टेप सर्विसेज। डोर स्टेप सर्विसेज या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से क्या कोई व्यक्ति रेगुलर सेविंग अकाउंट्स को नॉन केवाईसी रूप में खुलवा सकता है क्या। तो नॉन ई-केवाईसी के जो अकाउंट्स हैं वो डोर स्टेप सर्विसेज के माध्यम से नहीं खोले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आईपीबी की ब्रांचेस में ही खोले जाते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।